गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार पटेल, सम्मान टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर के प्रवक्ता। आज मैं आप लोगों को इस ऑनलाइन क्लास में DED-SC HI एंड ID के सेमेस्टर 4 में कॉमन पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज़ के बारे में चर्चा करूँगा, जिसमें आप लोग यूनिट 4.5 BRC, CRC और विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र तथा पंचायत स्तर पर क्लस्टर संसाधन केंद्रों का निर्माण शैक्षणिक संरचनाओं को प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास है, जो विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का समर्थन और सुधार करता है। एक क्लस्टर के अंतर्गत 8 से 10 विद्यालयों का समूह होता है, जिसमें विभिन्न संस्थाएं अपने संसाधनों, विशेषज्ञों, सामग्री, अध्यापन सहायक सामग्री इत्यादि का आदान प्रदान कर एक दूसरे को प्रबलित करते हैं। प्रारंभ में इसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया था और बाद में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से इसका विस्तार किया गया, जिसमें निरीक्षण से लेकर संसाधन सहायता, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में व्यापक असमानताओं के संदर्भ में इस प्रतिबद्धता के लिए ब्लॉक एवं क्लस्टर संसाधन केंद्रों को सक्रिय बढ़ावा देने और विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया का समर्थन की आवश्यकता है। BRC और CRC का मुख्य रूप से कार्य प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना तथा उन्हें बहिष्कृत समूहों के बच्चों के प्रति संवेदनशील बनाना है। ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्ति और मास्टर संसाधन व्यक्ति होते हैं। ब्लॉक और क्लस्टर संसाधन केंद्रों की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं, जिसमें पहला है वर्तमान की गतिविधियां एवं उम्मीदें। ठीक है, पहला है इसमें विद्यालय के सुधार के लिए BRC और CRC के कार्य को एक अभिन्न अंग माना जाता है। सेकेंड है नेक्स्ट, ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा समुदाय के उन सदस्यों को भी प्रशिक्षण प्रदान करना जो विद्यालय समिति से जुड़े हों। नेक्स्ट है प्रशिक्षण SSA या स्टेट काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग या DIET द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट है BRC प्रशिक्षण निधि योजना कार्यक्रम प्राप्त करते हैं और प्रशिक्षण से संबंधित रिकॉर्ड का प्रबंधन करते हैं। नेक्स्ट है BRP और CRP से उम्मीद की जाती है कि वे अक्सर स्कूलों का अवलोकन करें, प्रशिक्षणों का पालन करें, अभिलेखों की जांच करें तथा शिक्षकों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए चर्चा करें। नेक्स्ट है CRP द्वारा शिक्षकों के मासिक बैठक आयोजित करने की उम्मीद की जाती है। नेक्स्ट है राज्य SSA कार्यालय BRP और CRP के माध्यम से स्कूलों और शिक्षकों को SSA समर्थन के सभी पहलुओं पर डेटा का संग्रह तथा संकलन करते हैं, जैसे बच्चों का नामांकन, स्कूलों से संबंधित उपलब्धि पर रिकॉर्ड, धन का व्यय,
धन का उपयोग शिक्षण अधिगम सामग्री, मध्याह्न भोजन इत्यादि। नेक्स्ट है बीआरपी और सीआरपी अन्य गतिविधियों का समर्थन करने में शामिल हो सकते हैं, जैसे नामांकन बढ़ाना, ब्रिज कोर्स आयोजित करना, समुदाय के साथ काम करना या समावेशी शिक्षा पर स्वयं सेवकों के साथ विचार विमर्श करना। नेक्स्ट है बीआरपी और सीआरपी को अक्सर उनके द्वारा नियोजित कार्यक्रमों के लिए एनजीओ के साथ काम करने की उम्मीद की जाती है। नेक्स्ट है बीआरपी और सीआरपी को चाहिए कि वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख और भ्रमणशील तथा संसाधन शिक्षकों के साथ मिलकर काम करें। ठीक है, आगे है डेटा संग्रह और संकलन। वर्तमान में बीआरपी और सीआरपी का ज़्यादा समय डेटा को संग्रह और संकलित करने में चला जाता है। जैसे क्लस्टर स्तर पर डेटा संकलन करने के बाद उसे जिला कार्यालय को भेजने से पहले फिर से ब्लॉक स्तर पर भी संकलित किया जाता है। डेटा संकलन के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं। पहला, विद्यालय में बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति। नेक्स्ट है बच्चों का मूल्यांकन विभिन्न विषय के। नेक्स्ट है विद्यालय के भौतिक स्थिति जैसे स्कूलों, कक्षाओं, शौचालय, पानी व्यवस्था, चारदीवारी इत्यादि। नेक्स्ट है शिक्षकों के प्रशिक्षण का विवरण जिसमें प्रत्येक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के दिनों की संख्या। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन की स्थिति। नेक्स्ट है स्वास्थ्य विभाग के लिए विद्यालय की स्वच्छता। ठीक है, आगे है विद्यालय का दौरा। सीआरपी और बीआरपी को विद्यालय का अवलोकन और मॉडल पाठ का संचालन करना है। कक्षा अवलोकन में अक्सर कक्षा में उपयोग किए जा रहे टीएलएम और शिक्षण विधियों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कुछ राज्यों में भी स्कूल में जाने पर शिक्षकों की अनुपस्थिति, समय पाबंदी पर डेटा संकलन करने के लिए सीआरपी की आवश्यकता होती है। सीआरपी अवलोकन के लिए जब कक्षा में प्रवेश करते हैं तो उनके पास कक्षा को बाधित करने और प्रतिक्रिया देने या पढ़ाने की शक्ति होती है। यदि वे पाते हैं कि शिक्षक द्वारा ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा है तो वे शिक्षक और प्रधानाचार्य को प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए दिन के अंत तक इंतज़ार करते हैं। सीआरपी चेकलिस्ट के साथ प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, लेकिन कभी कभी सीआरपी विद्यालय के दौरा के समय चेकलिस्ट नहीं ले जाते हैं तो इसके बजाय एक निजी डायरी में लिख लेते हैं और उसी के आधार पर चेकलिस्ट के प्रारूप को भर देते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग अभी बीआरसी और सीआरसी के बारे में जाना। अब हम लोग विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका के बारे में जानेंगे। विद्यालय समाज के महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है। इसे मात्र यहाँ पे मात्र रहेगा। ठीक है, सरकारी शैक्षिक निकाय के रूप में नहीं बल्कि आम लोगों, समुदाय के सदस्यों और माता पिता के समान भागीदारी वाले निकाय के रूप में देखा जाना चाहिए। समाज और विद्यालय सामाजिक और संरचनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं क्योंकि बच्चे के विकास की जिम्मेदारी दोनों की है।
माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य विद्यालयों को सहयोग देने में सक्रिय रूप से तभी भाग ले सकते हैं जब विद्यालय के प्रशासन, कार्यप्रणाली और विद्यालय व समाज के पारस्परिक निर्भरता व संसाधनों से भली भांति अवगत हों। उन्हें कक्षा की गतिविधियों, विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, शिक्षकों का व्यवहार कैसा है और विद्यार्थी को सीखने तथा उनके समग्र विकास पर शिक्षकों के व्यवहार से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में बिना सहायता प्राप्त विद्यालयों के अलावा 6 महीने के भीतर विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाना चाहिए और प्रत्येक 2 वर्षों में इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। हालांकि विद्यालय प्रबंधन समिति अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित और अन्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में केवल सलाहकारी कार्य करेगा। अधिनियम के द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। पहला इसमें है, इस समिति के 75% सदस्य उसी विद्यालय के बच्चों के माता पिता, अभिभावक में से होने चाहिए। नेक्स्ट है, माता पिता अभिभावकों को पूर्व सूचना देकर विद्यालय प्रबंधन समिति के चुनाव के लिए बुलाना चाहिए और समिति के सदस्यों का चयन अभिभावक आपसी सहमति से अपने बीच में से ही करेंगे। नेक्स्ट है, वंचित समूहों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों के माता पिता को समिति में अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, शेष 25% सदस्यों में से, जिसमें क है 1/3 सदस्य का निर्णय स्थानीय निकाय द्वारा तय स्थानीय पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। ख है इसमें 1/3 सदस्यों का चयन विद्यालय के शिक्षकों में से किया जाना चाहिए। ग है इसमें से 1/3 सदस्य माता पिता द्वारा तय किए जाने वाले विद्यालय के शिक्षाविदों या विद्यार्थियों में से होने चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन समिति में 50% सदस्य महिलाएं होंगी। ठीक है। आगे है विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य। विद्यालय में अनेक गतिविधियां होती हैं जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य अपना योगदान कर सकते हैं। इससे विद्यालय के कामकाज में सुधार लाया जा सकता है। विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों की भूमिकाएं और कर्तव्य निम्नलिखित हैं, जिसमें पहले नंबर पर है विद्यालय विकास योजना को तैयार करना है। पहला है इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा योजना की तैयारी के लिए बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन समिति
मूलभूत संरचनात्मक सुविधाओं और अन्य सहायक सेवाओं की उपलब्धता की समीक्षा करेगी, जिससे कि विद्यालय की आवश्यकताओं की पहचान व उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट है शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए वित्तीय आवश्यकताएं। नेक्स्ट है विद्यालय विकास योजना विद्यालय प्रशासन के विकेंद्रीकरण के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए शाला त्यागी बच्चों को विद्यालय में लाना। देखिए यहाँ पे शाला त्यागी यानी जो बच्चे विद्यालय से वंचित हैं। हम अक्सर अपने आसपास कुछ ऐसे बच्चों को देखते हैं जो किसी सामाजिक आर्थिक कारणों के कारण विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य इस तरह के बच्चों की पहचान आसानी से कर सकती है, क्योंकि वे समुदाय का भाग होते हैं और विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेते रहते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति निम्न बिंदुओं के माध्यम से विद्यालय जाने वाले आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की पहचान करेगी जो किसी सामाजिक आर्थिक भौतिक मनोवैज्ञानिक स्थितियों के कारण विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं या विद्यालय छोड़ देते हैं। इसमें पहले नंबर पर गांव का दौरा करें और विद्यालय न जाने वाले या विद्यालय किसी कारणवश छोड़ देने वाले बच्चों के माता पिता से चर्चा करें। नेक्स्ट है विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व घर घर जाकर सर्वेक्षण करें व उसमें अपना सहयोग भी प्रदान करें। नेक्स्ट है आंगनवाड़ी केंद्रों से बच्चों की सूची एकत्र करें। नेक्स्ट है दिव्यांग बच्चों और अन्य वंचित समूहों के बच्चों की अलग सूची बनाएं जो विद्यालय में उपस्थित या नामांकित नहीं है। ठीक है, आगे है मूलभूत सुविधाएं। विद्यालय प्रबंधन समिति सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी जो विद्यालय में विद्यार्थियों को सीखने में सहायक होती है, जिसमें पहला है नंबर पर है शिक्षण के लिए पर्याप्त शिक्षण कक्ष और शिक्षण सामग्री। नेक्स्ट है पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता। नेक्स्ट है पर्याप्त खेल सामग्री और खेलने के अवसर। नेक्स्ट है लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग एवं बाधा रहित शौचालय, सुरक्षित और साफ पीने का पानी। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के नामांकन के अनुसार पर्याप्त शिक्षक। नेक्स्ट है गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन। नेक्स्ट है प्रत्येक कक्षा के लिए मेज या चटाई की पर्याप्त संख्या। ठीक है, आगे है शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का निषेध। कक्षा या विद्यालय में होने वाली निम्न गतिविधियां दंड या शोषण मानी जा सकती हैं। पहले नंबर पर है विद्यार्थियों को अपमानजनक शब्दों उपनामों से बुलाना। नेक्स्ट है अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए डांटना। नेक्स्ट है कान या शरीर के किसी अन्य भाग को मोड़ना। अनुशासनहीनता या बुरा व्यवहार करने पर छड़ी या अन्य किसी माध्यम से शारीरिक दंड देना। नेक्स्ट है किसी कारणवश बच्चों को
कक्षा के बाहर खड़ा कर देना। ठीक है, आगे है, देखिए अधिगम की गुणवत्ता की समीक्षा। विद्यालय में अधिगम की गुणवत्ता की समीक्षा के लिए कुछ प्रमुख बातों पर न केवल विद्यालय के मुख्य शिक्षक और अन्य शिक्षकों द्वारा अपितु विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों द्वारा भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें पहले नंबर पर है विद्यालय और कक्षाएं नियमित रूप से आयोजित की जाए। नेक्स्ट है शिक्षक विद्यालय में आने से नियमितता और समय पालन बनाए रखते हैं। विद्यालय में निर्धारित न्यूनतम शिक्षण घंटों या दिनों पर कार्य हुआ है। नेक्स्ट है शिक्षक पाठ्यचर्या के बारे में जानते हैं और इसके आदान प्रदान के लिए शिक्षण कक्ष में इस्तेमाल होने वाली तकनीक के साथ अच्छी तरह से परिचित हैं। नेक्स्ट है अध्यापकों द्वारा बच्चों को प्रेरित करने के लिए बाल केंद्रित विधियों का उपयोग करना इत्यादि। ठीक है, आगे है मध्याह्न भोजन। ठीक है, इसमें पहले नंबर पर है मध्याह्न भोजन की सूची रसोई घर या विद्यालय की दीवार पर अवश्य प्रदर्शित हो। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन निर्धारित सूची के अनुसार उपलब्ध कराया जाता हो। नेक्स्ट है भंडारण, पकाने, वितरण, खाने पकाने की प्रक्रिया और हाथ धोने की स्वच्छता बनाए रखी जाती है। पकाने, वितरित करने तथा साथ मिलकर खाने धोने आदि के दौरान भेदभाव न हो। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन के दौरान विद्यार्थी के लिए बैठने की उचित व्यवस्था। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार मध्याह्न भोजन के समय दिव्यांग बच्चों की सहायता करें। ठीक है, देखिए आगे है शिकायत निवारण तंत्र। ठीक है, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति को शिक्षक शिकायत निवारण संस्थान के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। शिक्षकों के अलावा विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यार्थियों, माता पिता और समुदाय के सदस्यों की विद्यालय से संबंधित शिकायतें सुन सकती हैं और बाद में ये विभागीय अधिकारियों पदाधिकारियों के संपर्क कर सकती हैं जो विद्यालय की उन्नति के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, देखिए आज के जो ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने BRC CRC विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिकाओं के बारे में जाना। उसी से संबंधित मैं आप लोगों को एक प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न है समावेशी शिक्षा की सफलता में विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य का वर्णन कीजिए। आप इस प्रश्न का उत्तर लिखकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है।